अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और इसमें बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ होंगी। आज मंडे का दिन है और मंडे को जब नए वीक का आगाज़ होता है तो मोटिवेशन के साथ ज़रूर करना चाहिए ताकि आगे आने वाला जो हफ्ता है आपका वो अच्छा गुजरे। और साथ साथ प्लान ज़रूर कर लिया कीजिए कि इस हफ्ते आपने कौन कौन से अहम काम करने हैं, जो टास्क रह गए हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। और मंडे को यकीन लेज़ी भी हो रहे होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वीकेंड के बाद आते हैं, छुट्टी मनाकर आते हैं, तो आपको उठने का दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन जब आप अपना डे प्लान कर लेते हैं, अपना वीक प्लान कर लेते हैं, तो आपको जो है ना वो थोड़ा सा एनर्जी भी मिलती है उससे, और आपको पता होता है कि आपने आगे आने वाले दिनों में और इस हफ्ते में और आज के दिन क्या काम करने हैं। साथ साथ मौसम भी बड़ा सुहाना है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज की जो कहानी है वो शामिल करते हैं। तो एक मरतबा 3 दोस्तों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया और उन्होंने कंपनी की बुनियाद रखी और खूब मेहनत करने लगे। उनका अज़्म था कि वो अपनी कंपनी को शहर की सबसे कामयाब कंपनी बनाएंगे और उन्होंने इस मकसद के लिए दिन रात एक कर दिए। काफ़ी साल गुजरने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब जो है वो कंपनी बन गई। वो तीनों शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए और इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि वो महीने में करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे थे और उनका कारोबार जो है वो सही चल रहा था। कई सालों तक उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे दिन आने में देर नहीं लगती। और एक दिन उनमें से 2 दोस्त कारोबारी सफ़र के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि उनका हवाई जहाज़ अचानक क्रैश हो गया और वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब 3 में से सिर्फ एक दोस्त बचा था। जब उसे अपने दोस्तों की मौत की खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। साथ ही साथ वो परेशान हो गया कि अब उसे सारा कारोबार अकेले संभालना पड़ेगा। उसे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा और एतमाद नहीं था। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि इतने बड़े कारोबार को अकेले कैसे संभालेगा। इसी सोच और डिप्रेशन में वो चला गया और उसके कारोबार के बुरे दिन शुरू हो गए। दिन ब दिन कारोबार की जो ग्रोथ थी वो कम होती जा रही थी और कुछ महीने के बाद कारोबार नुकसान में चला गया और कंपनी दिवालिया हो गई। वो कर्ज़ों में डूब गया, क्योंकि वो कारोबार चलाने के लिए वो कर्ज़ा ऑलरेडी बहुत पहले ले चुका था। अब उससे कोई कर्ज़ मांगता और धमकियाँ देता तो वो बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन वो सड़क पर चलते हुए अपनी मुश्किलात के बारे में सोच रहा था कि उसने फैसला किया अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा ताकि सारी परेशानियों से आज़ाद हो जाए। तभी उसे एक बूढ़ा शख्स नज़र आया और बूढ़े शख्स ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम परेशान लग रहे हो, अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। उस पर उस लड़के ने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, बल्कि तुम क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन बुजुर्ग के बार बार इसरार पर उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और उसने कहा कि मुझे कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि क्या तुम मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बस इतनी सी बात? बुजुर्ग ने अपनी जेब में से एक चेकबुक निकाली और 1 करोड़ रुपए का चेक काटकर उसे दे दिया और कहा, जाओ इस पैसे से दोबारा अपना कारोबार शुरू कर लो। ये पैसे मुझे 1 साल के बाद ला कर दे देना। वो लड़का हैरान हो गया और उसने बुजुर्ग से पूछा, आप हैं कौन? तो बुजुर्ग ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ। ये कहकर बुजुर्ग वहाँ से चले गए। लड़के को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो घर गया और चेक को देखने लगा। तभी उसके दिलो दिमाग में ख्याल आया कि ये शख्स तो मुझे जानता तक नहीं और मुझे 1 करोड़ रुपए देकर चला गया। मतलब जो मुझे जानता है वो मुझ पर आजकल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसने मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? अब उसकी आँख खुल चुकी थी और उसने फैसला किया कि जो है वो चेक इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी मेहनत और अज़्म से कारोबार को दोबारा बढ़ाएगा। उसे अपने आप पर यकीन हो गया कि वो कर सकता है और वो अपने कारोबार को दोबारा से चलाने के लिए अंत तक मेहनत करने लगा। दिन रात मेहनत करके वो अपनी कंपनी को शहर की सबसे बड़ी कंपनी उसने दोबारा बना दिया और ख़ुद शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। 1 साल के बाद जब वो चेक वापस करने के लिए उसी बुजुर्ग को उसी जगह पर ढूंढने के लिए गया जहाँ वो उसे मिले थे, वहाँ पहुँच बुजुर्ग को तलाश करने लगा। काफ़ी देर तलाश करने के बाद वो उसे बुजुर्ग नज़र आए। वो बहुत एक्साइटेड हुआ और सोचने लगा कि बुजुर्ग को बताएगा कि उसने चेक इस्तेमाल नहीं किया और उसने अपनी मेहनत से दोबारा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और खड़ा कर दिया। वो बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगा। वो अभी बुजुर्ग की तरफ जा ही रहा था कि अचानक 2 बंदे उस बुजुर्ग को एक एम्बुलेंस में बिठाने लगे। वो लड़का इस पर चिल्लाया और कहने लगा, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? ये तो शहर के सबसे अमीर इंसान है। एम्बुलेंस में बैठे शख्स ने कहा, ये कोई अमीर इंसान नहीं है, बल्कि एक पागल है जो पागल खाने से भाग गया था। ये लोगों में जाली चेक बांटता रहता है। उसने क्या तुम्हें भी कोई चेक दिया है? लड़के ने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, वो चेक जाली है। ये सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसे अंदर ही अंदर से कुछ हो रहा था। उसे उस दिन पता चल गया कि ख़ुद पर अगर यकीन रखो तो उसकी ताकत क्या होती है। इस कहानी का मकसद क्या था कि आप ख़ुद पर यकीन रखें, ख़ुद पर भरोसा करें, अपने आप को जो है वो कामयाब बनाने की दुआ करें, मेहनत करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो रास्ता है वो भी आसान होगा। और आप जब खुद एतमादी के साथ कोई भी काम करते हैं, दुरुस्त काम करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी सिम का तयन भी कर देते हैं और आपके साथ अच्छा भी होता है।
तो आज की कहानी में हमने ये सीखा कि हमने सबने जो है वो मेहनत भी करनी चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं खुश दिली के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, तो उसका सिला भी आगे अच्छा ही होगा। वेलकम करते हैं हमारे मेहमान को शो में। अशरफ खान साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं? ज़बरदस्त। बारिश का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ शहर भर में, ओ हो क्या बारिश हो गई ज़बरदस्त। नहीं, जब मैं आया तो सुबह कहानी सुना रहा था, वो महकमा मौसमियात ने कहा था कि इतवार की सुबह से बारिश होगी ना शहर में। हाँ। मैंने घर में बता दिया, बच्चे खुश के आज घूमने जाएंगे। सुबह से शाम हो गई, बारिश नहीं हुई थी। तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया। यही महकमा मौसमियात वाला है। तो खैर फिर रात को बहुत अच्छी बारिश हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि लोग परेशान भी हो गए। शहर फैसल, नर्सरी, फिर हमारी तरफ भी, गुलशन भी, नीपा की तरफ। मगर वही जैसे हम बोल रहे थे कि सफाई और ये सारा इंतज़ाम, लेकिन एक ये है कि बारिश का सब इंतज़ार कर रहे थे, हुई और ज़बरदस्त हुई। और अभी भी और होगी। अभी और सुबह भी बहुत जगहों पे बारिश हुई है। मुस्तकिल बारिश का सिलसिला जो कल रात से शुरू हुआ है तो वो अभी तक जारी है। कहीं हल्की हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं रुक गई है, लेकिन इस वक्त जो टिप टिप का माहौल है वो बना हुआ है और हम मुस्तकिल देख रहे हैं कि और शहर में मौसम भी तब्दील हो गया है। शुक्र है अल्लाह का कि कुछ बेहतरी आ गई है। गर्मी की जो शिद्दत थी, जो हिद्दत थी, उसमें बहुत बेहतर हो गया। टेम्परेचर्स बहुत बेहतर हैं। तो आज ज़रा मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी दिन भर में, वो भी आप हमें दिखाएंगे। हम थोड़ी देर के बाद आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। मुख्तलिफ टैक्सेस के बोझ तले दबे कराची के शहरियों को रवा माह बिजली के बिलों में जो है 400 रुपये तक इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। वो है क्या जी? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर जो म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस हैं और MUCT जो टैक्स है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब इससे 400 रुपये आपसे बिल में ले लिए जाएंगे, जो कि KMC के चार्जेस होंगे, यूटिलिटी के चार्जेस होंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी के धरने के दौरान एक अजीब और दिलचस्प कहानी नज़र आई कि जो कारकुनान हैं उन्होंने गवर्नर हाउस की घंटी बजा दी और उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात आवाम के रिलीफ के लिए हैं और उन्होंने कहा कि घंटी बजाकर गवर्नर साहब ने चाय तो भिजवाएं मगर ख़ुद भी धरने में आए और लोगों ने वहाँ पर घंटी बजाई और गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब को तलब किया ताकि मुतालबात की मंजूरी के लिए अपने सवाल उनके सामने पेश किए जा सकें। इसके अलावा गवर्नर हाउस के बाहर शहरी ने खुदसोजी की भी कोशिश की, अपने आप पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगाने की कोशिश की, जिसे दीगर शहरियों ने रोक दिया और यह एहतजाज जारी है बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, गैस के ख़िलाफ़, पानी और यूटिलिटीज़ के ख़िलाफ़। तो हमने देखा कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक की जो दवा है उसकी बढ़ती हुई फ़रोख्त पर नोटिस ले लिया है और अब ये फ़ैसला आया है कि हिदायत जारी की गई है कि मुल्क भर में किसी भी नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं उनकी फ़रोख्त को फौरी तौर पर रोका जाए। ओवर द काउंटर दस्तियाब नहीं होंगी जब तक कोई डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। ये दुनिया भर में कानून है, हमारे यहाँ भी जो है ना वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ओवर द काउंटर जो है वो आपको हर तरह की दवा मिल जाती है और एंटीबायोटिक्स का भी लोग इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने मास्टर ट्रेनर, गाइड टीचर्स और सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला कर लिया है और आलमी बैंक की इमदाद से अलाउंस अदा किया जाएगा और मकामी जो ज़िला के मास्टर हैं, ट्रेनर हैं, उनको 9,000 रुपये खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा और जो गाइड टीचर्स हैं उनको 7,000 रुपये। इसके अलावा सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को जो है वो तकरीबन 7 से 8,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे और महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी इजलास हुआ और उसमें हमने देखा कि बारिश का स्पेल जारी है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो शहर की जो सूरत हाल है, पानी की निकासी है, उस पर काम करना है और ट्रैफिक को रवां दवा रखना है। इसके अलावा वाटर कॉरपोरेशन का भी हंगामी इजलास हुआ जिसमें हमने देखा कि शहर में जगह जगह सीवरेज की शिकायत हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐसा कहा, शहरियों को अगर तकलीफ़ हुई तो काम में गफलत बरतने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मेयर कराची ने 2 टोक पैगाम दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी वार्निंग जारी की गई है, फौरी तौर पर जो सीवरेज का निज़ाम है उसको ठीक किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा शाहीन्स ने एंटी स्ट्राइक के ख़िलाफ़ जो है वनडे मैच 4 विकेटों से जीत लिया है और हमने देखा कि ये भी मैच हो रहा है इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में जो है पाकिस्तानी टीम दौरा कर रही है। तो जनाब हम सबसे पहले बारिश के हवाले से ही बात कर लेते हैं अशरफ भाई। जैसे भी हमने बोला भी
देखिए जो बारिश है उसके बाद इजलास भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं तो शारा फैसल से मैं आई हूँ अभी, तो वो तो बिल्कुल खाली है, बहुत जो है ना वहाँ पे आपको निज़ाम बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, कोई चोकिंग पॉइंट नज़र नहीं आया जहाँ पर आपको पानी वगैरह नज़र आए। लेकिन सुना है गुलशन नीपा वगैरह की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर पासेस में भी पानी खड़ा हुआ है, तो क्या सूरत हाल है? जी अभी जैसे मैं आया हूँ तो हमारे भी जो साथी रिपोर्टर जो हमारे ग्रुप है उसमें अपडेट आ रहा है, तो गरीबाबाद की तरफ ट्रैफिक शदीद जैम है। हुआ ये है कि बरसात से पहले वाटर बोर्ड को याद आया था पानी की लाइन डाल रहे थे, तो अब जब वो आगे जब मिट्टी डाल के जब बारिश का पानी वहाँ जमा हो तो बैठ गया है। अब गाड़ी एक ट्रैक से जा रही है, पूरे जो लोग इस वक्त पहला दिन है दफ्तर जाने के लिए निकले तो पूरा ट्रैफिक जैम है गरीबाबाद पे। इसके अलावा बताऊं कि आप निकलेंगे तो गुलशन इकबाल नीपा के पास है, क्योंकि ब्रिज के नीचे जैसे ही ब्रिज आप नीपा पे चढ़ते हैं उससे पहले पानी वहाँ पे जमा है। फिर अगर हम आते हैं कारसास पे, तो कारसास पे जैसे ही शरा फैसल से एयरपोर्ट के लिए जा रहे तो वहाँ पे जहाँ पे आपका मेन हमेशा पानी रहता है, क्योंकि जो बरसात हुई है और जो रात को लगातार जो स्पीड से हुई है उससे जगह जगह शहर में जो हमारे 22 से 24 पॉइंट हैं जो कराची शहर के हर कोई मतलब उसको नोटिस करता है, मेयर भी करते हैं और इंतज़ामिया भी करती, तो वहाँ पे जो आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मुतासिर होगा। नर्सरी आपको याद होगा हमेशा से हम लोग कवरेज करते हैं, तो नर्सरी के पास जो बिल्डिंगें बन गई नाले के ऊपर है, जो उस PCHS की उस तरफ रोड के शरा फैसल को जब इस तरफ आता है नर्सरी पे तो पानी की निकासी नहीं, तो बरसाती नाले की बात कर रहा हूँ मैं, सीवरेज के निज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नाला जो है वो पहले 8 फीट का था, अब वो 3 फीट का रह गया। अब जो पानी आता है PCHS से और नाले भी ओवरफ्लो होते हैं, तो आके फिर पूरा शरा फैसल, अगर आपने रात को वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे। अब कंसर्न ये है कि बरसात के बाद जो सूरत हाल होती है तो अच्छी अच्छी वीडियो भी आती है, देख देख के हम लोग भी हंस रहे होते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं 6-6 लोग खड़े हुए हैं, एक वो वेस्ट बिन लिया हुआ है और बेलचे से ना वो पानी उठा उठा के उसमें डाल दें। आप तो अशरफ भाई बेलचे की बात कर रहे हैं, मैंने क्या देखा इंडस्ट्रियल एरिया में जब परसों बारिश हुई थी तो उस दिन आते में मैं हैरान रह गई कि और ये मैंने एक जगह नहीं देखा, कई जगह देखा, मलिर की भी सड़कों पे देखा है, वो जी झाड़ू लेते हैं और वाइपर से पानी निकाल रहे होते हैं सड़क पे। अच्छा पानी भी नहीं निकाल रहे, वो एक जगह खड़े में और यूं 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 आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा पानी बराबर में नाला है, वहाँ पे भी तुम घसीट के नहीं लेके जा रहे, वाइपर से भी नहीं लेके जा रहे, इससे ज़्यादा तेज़ी से तो हम अपने घर में वाइपर से निकाल लेते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आया वो क्या करते हैं खड़े होके वहाँ पे, वीडियो बनवाते हैं क्या, मकसद क्या है उनका? काम कर रहे हैं ना, नजर आना चाहिए शहरियों को। जब खड़े हुए हैं तो काम करके ऐसे निकाल दें कि पानी भी निकाल लें भाई। अब देखें ना हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ काम करना नहीं है, तनख्वाहें चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कोई भी इदारे में चले जाएं, जैसे कि अभी हम एजुकेशन वाली भी बात कर रहे थे, हम जाके सरकारी स्कूलों की बताऊं, मैं इवन के मैं गांव देहात में नहीं जाता, मैं कराची में जाता हूं। आप भी बताएं कितने चल रहे होंगे स्कूल कराची में? बेइंतहा हैं, चल कितने रहे वो एक अलग सवाल है। अब ये मुतलका इदारों का काम है ना। अब यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं कि अब क्यों बरसाती, हमारे यहाँ कराची में सबसे बड़ा मसला जो हमेशा से कह रहे हैं 500 से ज़ायद छोटे बड़े नाले हैं और उसके बाद 40 जो है बड़े नाले जाके जो मिक्सिंग होते हैं सब पूरे शहर में आने के बाद फिर जा रहे हैं समंदर में, जैसे गुजर नाला है, फिर ये हमारा मलीर नदी और ये सारा। अब इसकी सफाई तो ये सिर्फ हुकूमत जाके कचरा नहीं डालती है। आप ये नाले का भी जो काम हुआ, वफाक ने जो पहले काम किया, अपने सारे बहुत सारे गुजर नाले उन सब पे काम हुआ, जहाँ तजावज़ात थी वो ख़त्म की गई, फिर उसको चौड़ा किया गया, फिर सीमेंट के वो किए गए। अगर उस नाले में दोबारा से आप शहर का कचरा डाल देंगे तो क्या होगा? चौक होगा। नहीं अभी ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो वाटर बोर्ड का भी इजलास बुलाया सीवरेज बोर्ड के हवाले से, और बड़ी इजहार भरमी का उन्होंने जो है वो दिखाई है उन्होंने अफसरान के अगेंस्ट कि भाई आपने सफाई नहीं कराई। तो ये अभी बारिश के बाद सब कुछ हो रहा है, पहले तो जी पहले से करने के काम है ना, ये तो सीवरेज लाइंस का काम अगर क्लियर करना है तो ये, और साथ में जो है ये चेयरमैन KWNSB भी हैं, कराची वाटर बोर्ड है। अब मसला ये है कि देखें वहाँ पे जो लोग हैं हमें उसको समझना होगा, कराची के पूरा वो कराची के हैं और कराची में ही पैदा हुए हैं मुर्तज़ा वहाब, उनको कराची के डायनामिक अच्छे तरीके से पता है। मसला ये है कि जो लोग हैं ना जो अच्छी चीज़ें, मतलब सर ये देखें यहाँ क्लियर है, यहाँ क्लियर है जो अच्छी, लेकिन जो आप गुंजान आबादी वाले इलाके हैं ना आप जाएँ, उनके कितना मसला हुआ है, गंदा पानी। अगर आप औरंगी, कोरंगी, लांडी जो छोटे इलाके हैं 80-80 गज के मकान हैं, वहाँ जाके आप देखेंगे सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हुई हुई है, क्योंकि बच्चे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं कि वो हमारे यहाँ गलती क्या होती है, KMC और ये वाले आते हैं गटर के ढक्कन हटा देते हैं। रमशा आप सोचें वो पानी अगर भरा हुआ है, गटर का ढक्कन हटा हुआ है, कैसे पता चलेगा? बच्चे निकल के खेलते हैं, बच्चों को रोक नहीं सकते हैं। आप लियाकताबाद में जाएं, आप कोरंगी जाएं, लांडी जाएं, या छोटे गुंजान आबादी वाले जहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ बच्चे आके बाहर खेलते हैं। आप मतलब क्या कर रहे हैं? आप ये देखें ना कि नालों में डूबने का कितने वाकयात हो चुके हैं, और वो फिर जाके कहीं जो है ना बड़े बड़े नालों से मिल रहे होते हैं, और वो फिर
कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कोई भी इस पर देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब नज़र डालते हैं कि मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी और आज टेम्परेचर्स क्या हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि शहर भर में मौसम कैसा रहेगा और आज बारिश का इम्कान है या नहीं। दिखाइए। वैसे तो हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से जो है वो बादल निकले हुए, रात में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और वेदर जो है वो क्लाउडी ही रहेगा। और जैसे अगर हम महकमा मौसमियात की पेशन गोई की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था कि 3 अगस्त से जो एक स्पेल है वो दाखिल होगा और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शहर भर में जारी रहेगा। अभी मज़ीद भी रोज़ हैं अशरफ भाई, अभी कितने दिन तक बारिश जो है 7 अगस्त तक कहा गया है ना तकरीबन, आज 5 अगस्त है। मौसमियात ने तो यही कहा है, मगर अभी आगे बताते हुए डर लगता है। कल तो फैमिली ने भी बड़ा प्रेशराइज आपको कर दिया। फिर आप कहाँ लेके गए बच्चों को घुमाने के लिए? कहीं लेके गए या घर में जो है ना सारी बारिश नहीं, छत पे ही और नीचे ही घुमाते रहे, क्योंकि जो सूरत हाल हुई उसके बाद ट्रैफिक का बड़ा मसला हो जाता है ना, कहाँ लेके जाएं फैमिली को। हमारे यहाँ तो ट्रैफिक तो ही है ना, फ़ौरन से रॉन्ग वे आना शुरू है, फिर फंसे रहो आप। इससे अच्छा फिर घर पे ही वो शाम को ही पकोड़े समोसे खाए आपने कि नहीं? फ्राइज बनाई थी। अरे वाह, ज़बरदस्त। और ये एंजॉय कर रहे थे सारे। लेकिन वही है कि डर और खौफ ये रहता है, क्योंकि बच्चों को लेकर निकलना बाहर बहुत डर लगता है, सीरियस। बिल्कुल ऐसे ही है। पानी जमा हो जाता है तो उसका जो चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास तो हर चीज़ की खबर हर वक्त अपडेट आ रही है, तो उस डर से मैं भी बच्चों को लेकर नहीं निकला। हालांकि हमारी छोटी रोती रही कि बाइक पे चलते हैं, बाइक पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, और रिस्की हो जाता है वो क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ी हो या कोई भी रुकता नहीं है ना, देखते भी नहीं है बच्चे बैठे हैं क्या है, बस आप गाड़ी डाल देता है, कहता है हटो। सिर्फ एक है रिक्वेस्ट, हम लोग मतलब कि कराची की आवाज़ बनते हैं, तो ये है कि अगर गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे अगर आप जाएं, कोई मजबूरी है, 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे लेके जा रहे होते हैं, तो ख्याल करना चाहिए हमें उनका। ख़ास तौर से मियाँ बीवी बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, तो आप उनको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट। और दूसरी बात इसमें ये भी होता है ना अशरफ भाई कि हमारे यहाँ जो अभी हम बात करते हैं मैन हॉल्स खुले होते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो इतने बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पे कोई कॉशन लगा हुआ नहीं है, बस खुला हुआ है रोड। तो जब बारिश हो जाती है, पानी आने के बाद दिखता भी नहीं है कि कहाँ पर जाए वो गड्ढा है, उसमें बाइक के गिरने के हादसात होते हैं, कितने वाक़यात हो जाते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा, और करंट लगने के वाक़यात, तो उसमें भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये है कि मैं एक मैसेज है कि इलेक्ट्रिक का ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा मैं चलवाता हूँ, और वो इस वजह से कि लोगों को बताने की आगाही के जो देख रहे हो, तो ख़ास तौर से जब बरसात हो तो हमें जो है बिजली के खंभों से, टूटे हुए तारों से दूर रहना चाहिए। ये एक उनके इलेक्ट्रिक का ही पैगाम नहीं है, ओवरऑल अगर हमें ये देखना चाहिए कि जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए चलना चाहिए कि अगर खंबे हैं या PMT लगा हुआ है, वहाँ पानी है, और हम बाइक वाले आपने देखा होगा यकीनन शॉर्टकट के ऊपर से चले जाएंगे, तो वहाँ से बच के जाना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि ख़तरनाक होता है, और अगर अर्थिंग हो रही होगी तो कीमती जान को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ख्याल रखें भाई, मौसम एंजॉय करें, मना नहीं है, लेकिन साथ साथ ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ख़ास तौर पर तारों, पोल्स और घरों में भी जितनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं उनसे दूर रखा जाए। महराज अख्तर साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, वेलकम करते हैं महराज भाई को भी शो में। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, कैसे हैं? कल बारिश कैसे आपने एंजॉय की? कहाँ कहाँ गए, कहाँ नहीं गए? छुट्टी थी आपकी या ऑफिस में थे आप? कल मेरा ऑफ था, लेकिन एक तो मैं घर वाले के साथ खाने पे गया रात को। सही, कहाँ खाना खाया ठीक है ना, हाईवे पर रेस्टोरेंट है, उस पे घर ही आ जाते। तो बस बारिश वारिश भी थी तो ज़्यादा एंजॉय हुआ। ज़बरदस्त। छुट्टी भी थी तो जाहिर सी बात है, नहीं ज़रूरी, शुक्र है कि चलें, किसी ने बताया कि कोई निकल गया। अशरफ भाई ने कहा कि भाई वाकई क्योंकि घर के बाहर पानी इतना और ट्रैफिक की सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती, तो अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को भाई आप देख कर निकलें कि निकल भी सकते हैं कि नहीं। भाई हम तो ये सोच के निकले, भाई बारिश होती है कभी कभी, फंस भी जाए तो निकल जाओ। हाँ, अब जब फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। अब अगर यही सोच के तो बैठे रहते तो फिर हमें पता चला कि हम समेत हज़ारों लोग निकले हुए थे भाई बाहर, कितना रश था, एंजॉय कर रहे थे। वो कह रहे थे भाई बारिश सालों में तो होती है यहाँ पर, अब ये अगर इन चक्करों में हम लग जाएं कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो फिर वो बहरहाल एहतियात ज़रूरी है, अच्छी बात है। अच्छा, एहतियात के मामला ये कि जहाँ ज़्यादा पानी भरा हुआ है वहाँ पर आप एहतियात करें, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से मेन होल्स तो है नहीं। मेन होल्स के ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो गायब होते हैं। मेन होल्स तो हैं लेकिन ढक्कन नहीं है, मेन होल तो खुले पड़े हैं। उनके ढक्कन नहीं होते, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, करंट लगने वाले वाक़यात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पुरानी बोसीदा इमारतें हैं, कल रात में जो है एक चाकी वाला लियारी में भी एक इमारत गिरी है, 2 अफराद हलाक हैं। अभी हमारे कैमरामैन बता रहे थे कमर भाई के रास्ते में दरख्त गिरे हुए हैं 2,
बड़े बड़े, और उनको अभी तक किसी ने हटाया नहीं, वो सड़क जो है ना उसकी वजह से ब्लॉक हो गई। तो कई दफ़ा इस तरह के भी। तो अब आप ये देखिए ना कि कितना शहर में शोर मचता है, थोड़ी सी बारिश होती है जी, मेयर साहब जो है वो राउंड पे निकल गए, सब ओके की रिपोर्ट होती है हमेशा से, ठीक है। मेयर चले इस पार्टी के हों या इससे पहले वाली पार्टी के हों, लेकिन सबका ही काम ये था। लेकिन हमने तो हमेशा से ये देखा है कि नालों की सफाई पूरे साल चलती रहती है, बजट जाता रहता है, चलती नहीं रहती, बस इजलास और बातें जी, सफाई होती नहीं है, उसकी वजह से वो चौक होते हैं। दूसरा सीवरेज का हमारा जो निज़ाम है वो माशाल्लाह सबके सामने है। एक दिन की बारिश में सब चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, इसके लिए किसी इम्तिहानी पर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? सबको पता ही है, सब प्रिपेयर्ड होते हैं, यार बारिश होगी, पानी आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे सब। अब बस यही सोच के मैं रात को निकल पड़ा। अच्छा किया आपने। कल मैंने भी इंतहाई जो है ना वो सुस्त तरीन दिन गुजारा, हालांकि बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आपकी तरफ तो वैसे भी ज़्यादा अच्छा रहता है, मौसम बहुत खूबसूरत था, प्यारा भी लग रहा था। लेकिन वही वाली बात ना कि वीकेंड था, थकान इतनी थी, तो मैंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे। और पहले मैंने कहा कि बीच पे चलते हैं, हस्बैंड को मैंने कहा, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी तुग़यानी में तो खबरें करती हो रोज़ाना। और कहीं मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं जाएंगे। फिर हमने पड़ोस वालों ने हमें बड़े अच्छे लजीज तरीन पकौड़े बना के भेजे, तो मैंने सिर्फ अय्याशी से खाए। इसलिए कहा जाता है कि पड़ोस जो है ना बड़ी कह रहे वीकेंड में भी नहीं, मतलब क्या मतलब है आपका वीकेंड में भी? खाना बनाया मैंने, सब कुछ बनाया, लेकिन पकोड़े नहीं बनाए, पड़ोसियों से खाया। हाँ भाई, पकोड़े, अच्छे पड़ोस ने हमें पकोड़े भेजे, तो मुझे क्या ज़रूरत है बनाने की। बड़े मज़ेदार जो है ना वो एंजॉय किया मैंने। मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन सारे मौसम के साथ क्या हुआ है जी, ये 400 रुपये जो लग गए हैं, क्या इलेक्ट्रिक का भी आप जिक्र करते हो, तो मुझे कहा खबर ज़रा मैं कर लूँ वाली। अब ये म्यूनसिपलिटी चार्जेस तो पहले कह रहे थे 100 रुपये लेंगे, केएमसी के जो पहले ऐड करने के लिए कहा गया था, अभी 400 रुपये कहाँ से हो गए जी? अभी इसकी डिटेल आएगी। अभी जो नोटिफिकेशन जो मैंने भी नज़र से गुजरी है, तो हमें मेयर कराची जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अलग अलग कैटेगरी का होगा। अच्छा। जैसे अपार्टमेंट है, घर है या बड़ा बेंगलो है, तो इसके हिसाब से 80 रुपये से लेके 400 रुपये तक का है, ये जो हमें बताया था। एरिया वाइज होगा ये, एरिया वाइज कितने बड़े रकबे पर। अब जैसे एक अपार्टमेंट है 80 रुपये महीने का, वो कचरा उठाने को म्यूनसिपल के जो चार्जेस है। अब ये है कि नोटिफिकेशन आया है, कचरा उठाने वाला आएगा। अब वो तो जादू है ना, वो तो अपना पर्सनल जमादार सब गली मोहल्लों में लोगों ने रखे होते हैं। हमारे पास भी आता है, सफाई वाला भी आता है, पैसे अलग देने पड़ते हैं उसको, पोछा लगाने वाला है तो उसको चार्जेस हम ही दे रहे होते हैं। अब इसके बाद देखिए ये सिस्टम जो है ना हमारा, हम हर चीज़ दे रहे हैं, हम एजुकेशन का दे रहे हैं, हम हेल्थ का दे रहे हैं, हम हर जगह पे फीस पे कर रहे हैं, स्कूल फीस पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेन ये एक मेरा एक आइडिया था जो हमने पहले भी कहा था, ये जो इतने पैसे लगाते हैं एजुकेशन पे, आपके हेल्थ पे, तो नज़र तो आए ना। आप एजुकेशन पे अरबों रुपए का जो आप लगाते हैं बजट, और जाके गांव देहात में देखें तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों को, तालीम मिल रही है? तो आप यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज़्म करें, आप हैरान होंगी। मतलब बाहर अभी लास्ट बताया, मेरी दोनों सिस्टर बाहर हैं, तो बता रही थी कि ना घर वाले बोले थे स्कूल खुलने वाले हैं, तो ड्रेस लेना है, बैग लेना है, ये अलग खर्चे हैं, फीस बहुत। तो उन्होंने कहा यार आप बाहर मुल्क में किसी में देखें, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं ना अपने नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं कि वो, और वहाँ जाके कोई स्कूल का ड्रेस, और आप कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ फ्री है एजुकेशन। आप वहाँ पे सर्विस भी तो देखें ना। आप यहाँ पे कुछ देने आपके यहाँ आप कर सकते हैं। आप जो इतने पैसे रखते हैं ना, जो बढ़ जाते हैं इतने सारे एजुकेशन और इन सब के, सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। अब सिंध के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट अरबों रुपए रखे हुए हैं, अगर आप ये प्राइवेट सेक्टर में देके आम आवाम को रिलीफ दे दें, तो हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाएगा, रिलीफ मिलेगा। पूरी दुनिया में है एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, फिर हेल्थ होता है। हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा है, वो पहले अपनी जेब कैसे भरनी है वो देखते हैं। एजुकेशन होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा, एजुकेशन होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, एजुकेशन होगी तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, उस तरफ भी मैं आती हूँ जो अभी आपने बात की ना कि दरसी को तो मिलने का सिलसिला, और फिर दूसरी बात ये कि इसके हवाले से जो ना वो जो यूनिफॉर्म ख़रीदना स्टेशन, ये इसके हवाले से भी ख़बर है, मैं वो भी करूँगी। लेकिन पहले महराज भाई, इसमें ये कह रहे हैं कि 4 अरब रुपये से ज़ायद जो है वो केएमसी की आमदनी भी होगी, और उनका एक मैकेनिज़्म जो बना रहे हैं मेयर कराची, इस हवाले से मेरी भी उनसे बात हुई थी ड्यूरिंग द शोज़। तो वो ये कहते थे कि हम एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं कि ये जो हम फंड्स इकट्ठा करें इसकी सूट करके और ये शहर की डेवलपमेंट पे लगाएं। तो उन्होंने कहा है कि जो जितनी भी मालूमात हैं कि कितना फ़ंड हर महीने कलेक्ट हुआ और वो कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगा, वो हम अपनी वेबसाइट पे भी शेयर करेंगे, और वो तमाम लोग जो है वो देख भी सकेंगे, और यूनियन काउंसिल्स को भी इससे फ़ायदा होगा और केएमसी को भी फ़ायदा होगा। तो अगर वैसे तो जनरेशन तो खैर सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये हो जाए तो भी मेरे ख्याल से बुरा नहीं है।
देखिए अगर ये ईमानदारी के साथ हो जाए ना यही मसला है। तो बुरा नहीं है, इसमें आप ऐड करें ना हो जाए और एक ईमानदारी के साथ हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ हो तो जाएगा, ये भी बात सही है। हाँ, बड़ा अफसोसनाक पहलू है क्योंकि माजी को तो देखते हुए आप जाहिर सी बात है कुछ सबक तो हासिल करते हैं। तो अब ये देखिए, हम तो कचरा उठाने वाला हो, सफाई करने वाला हो, पीने का पानी हो या फिर घर के इस्तेमाल का पानी हो, बिजली हो या गैस हो, अब तो हम हर चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके चार्जेस या उसके नाम पर चार्जेस ना एक अजीब सी सूरत लगती है, अजीब सी बात लगती है कि जब हम गैस हमारे घरों पर नहीं होती है, हम गैस का सिलेंडर खरीद लेते हैं, पानी नहीं आता हम टैंकर डलवा लेते हैं, ठीक है जी। बिजली की तो खैर पेमेंट करेंगे तो जाहिर बात है वो हमें बिजली देगी। इसी तरह हर चीज़ आपने खुद बताया कि जो कचरा उठाने वाला है वो आपने खुद हायर किया हुआ है, वो पैसे लेके जाता है। जब सब चीज़ के पैसे हम दे ही रहे हैं तो अब जो आवाम को जो चीज़ खलती है ना वो यही है कि भाई ये सब कुछ देने के बाद ले रहे हो, ये चार्जेस और ये टैक्सेस तो इनका होगा क्या। सही बात है। तो अब बात ये कि अगर ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको वेबसाइट पे शो भी करें तो इस तरह तो आप एक प्लम्बर की मिसाल ले लें, प्लम्बर से आप कहें जी फला काम करना है, वो आपके घर पे काम करेगा, उसके बाद बाकायदा आपको रसीदें भी ला के देगा, लेकिन वो रसीदें ओरिजिनल नहीं होंगी, अखराजात वो आपको पूरा हिसाब किताब दे देगा। तो बात ईमानदारी की है कि अगर पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कराची के अवाम बहुत ही तरसे भिन के लोग हैं बेचारे, तो इनके लिए अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो उसकी ईमानदारी से आप करें। और उससे फिर जाहिर सी बात है अगर लोगों को कुछ एहसास होगा ना इस चीज़ का कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है या इंसाफी कुछ कर रही है, तो हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं है कराची के, वो बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेंगे। और हमेशा से आप देखिएगा आज भी कराची में अगर कैमरे लगने की बात होती है, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपने भी सुना होगा सालों पहले के बन रहा है। अभी खबर है उस हवाले से भी मैं बात करूंगी, रुक जा होल्ड करें सेफ सिटी प्रोजेक्ट को। बहरहाल चलें, वो तो नहीं हुआ, लेकिन CPK यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग कम्युनिटी ने जो लोग थे इस शहर के, उन्होंने इस शहर को ओन किया और अभी तक वो 2000 से ज़्यादा कैमरे लगा चुके हैं अपने पैसों से, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर्स कैमरे सब उनके प्लस उसकी मेंटेनेंस उनकी, हर चीज़ उनकी होती है। तो हमारी कराची की जो पब्लिक है, कराची के जो अवाम है, वो हर चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, साथ देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हाँ, आप कोई ईमानदारी से स्टेप उठाएं, यकीन करेंगे शहर आपके साथ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिजनेस कम्युनिटी भी खैर ये बात करती है, लेकिन वही वाली बात है कि ईमानदारी से नहीं हो रहा होता। अच्छा, खबर ये भी करनी थी जिस तरह अशरफ भाई ने निशानदेही की कि एक तो एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, दूसरी बात ये कि अभी स्कूल्स खुलने वाले हैं और स्कूल्स में हो क्या रहा है जी, वही पुलंदे आ गए कि एक वो इतना बड़ा सा पेपर दे देते हैं कि अब आप ये सब करिकुलम ख़रीद के ले आइए, या फिर ईजी नीचे एक नोट लिखा होता है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट दिस स्कूल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। तो यानी वो यही लिखा होता है छुपे लफ्ज़ों में कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ख़रीद लीजिए तो मेहरबानी होगी। तो इस हवाले से जो है ना, वो सिंध हाई कोर्ट ने भी पहले एक नोटिस जारी किया था, लास्ट ईयर भी हमें ये बात याद है, क्योंकि अभी भी बच्चों के जब कोर्सेज़ ख़रीदने वालिदैन जा रहे हैं, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स भी तो हज़ारों रुपए के जा रहे हैं, 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए के कोर्सेज़। तो मैं हैरान रह गई कि स्टैंडर्ड 1 के बच्चे का कोर्स इतना महंगा आया है। और फिर वही वाली बात कि जो वही प्रिंटेड कॉपियाँ किताबें और फिर कोर्स ख़रीदने हैं आपने, फिर स्टेशनरी जमा करानी है, फिर वो। हालांकि हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन क्या दिया था और अभी भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी स्कूल ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पेरेंट्स कंप्लेन करें। तो ऐसे में अशरफ भाई क्या करना पड़ेगा फिर? पेरेंट्स कुछ कहते नहीं हैं और मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों के एडमिशन हुए में तो जो पन्ना आया है वो लेके जाना है। तो शहरियों का आवाज़ उठानी चाहिए, वालिदैन को करना चाहिए, नहीं करेंगे क्या होगा। और स्कूल्स तो बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, वही उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी और ये ले आए। बिल्कुल सही कह रही हैं रमशा। कल आयमा हमारी रिपोर्टर हैं जो एजुकेशन भी देख रही होती है, ये सर्कुलर निकला है हैदराबाद रीजन में, हाँ, और एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट ने, जी जी जी, इसमें इन्होंने कहा है कि इन्फॉर्म स्टेशनरी चार्जिंग एनुअल फीस, ठीक है, और फिर आपके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस आर ऑल इलीगल, यानी कि आप जो भी चार्जेस ले रहे हैं अदर देन फीस, हाँ, आप फीस ले सकते हैं और एडमिशन, उसके बाद अगर आप दीगर चार्जेस लेते हो इलीगल है। बिल्कुल ये कोर्ट का हुक्म है और ये नोटिस देखा मैंने कल, यही इसी पे तो मैं कह रही हूँ। अब इसमें ये है कि आप कोई भी स्कूल चले जाएं प्राइवेट, अब यहाँ पे क्या जा रहे हैं, जो यहाँ पे कहा हुआ है, मैं दोबारा, यूनिफॉर्म के, स्टेशनरी के चार्जेस, एनुअल फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है, और एग्जाम फीस, ये इलीगल अदालत ने करार दिया है। और आपका महकमा जो सिंध के जो एजुकेशन का है, उसने वजारत सिंध ने भी ये जारी किया कि इलीगल है, ये लिखा हुआ है इसमें, सही, ये हैदराबाद से जारी हुआ है। मेरा कंसर्न ये था, रिपोर्टर से यही पूछा मैंने, जब ये आया है, मेरे दोस्त ने मुझे भेजा तो मैंने कहा अब इसको चेक करें, क्योंकि ये जब
अदालत को ये कोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब महकमा तालीम भी इसमें आ गया और महकमा तालीम में जारी, तो कराची भी इसमें आता है क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है रमशा, और स्कूलों की तादाद अगर आप देखें तो गिन ही नहीं सकते हैं। आपके पास कोई भी डाटा नहीं बता सकता इस शहर में कितने स्कूल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बच्चों की तादाद लें तो आप भी कंसर्न हो जाएंगी, इतनी बड़ी तादाद में हम सिर्फ डाटा हमें कब आता है 9 और मैट्रिक के, अगर आप जब एग्ज़ाम होते हैं तब पता चलता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो बोझ है ना, अब आप देखें, अब जैसे मेरे बच्चे हैं अभी वो अगस्त में 15 तारीख के बाद से खुलेंगे स्कूल, तो उसमें ये है कि अब क्या लेना है, कपड़े यानी यूनिफॉर्म लेना है, बैग लेना है, फिर वो जो सारे वो तो हमने पहले ले लिया है, वो जो आपकी बुक्स वगैरह। भाई अभी यूनिफॉर्म लेना है, यूनिफॉर्म में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग है, ठीक है। उसके अलावा एक्टिविटीज़ के जो लाल पीले नीले रंग बनाए जाते हैं उनके कपड़े अलग जो है वो बच्चों को हैं। हाँ, कराटे का अलग होता है जिन स्कूल में करा रहे हैं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स अलग लेने पड़ते हैं जिन स्कूल में बच्चों के स्विमिंग है, उसकी किट भी फिर चाहिए प्रॉपर। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि हमने बेसिक एजुकेशन और बेसिक कोर्स से दूर कर दिया है। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। महराज भाई के भी बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे भी कॉमेंट लेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात कर रहे थे हम कोर्सेज की, और जो सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, तो उस नोटिस पर अमल दरामद कैसे होगा महराज भाई? क्योंकि अगर एक या दो वालिदैन इस पर आवाज़ उठाते हैं तो क्या बच्चों के एडमिशन्स दोबारा कराएंगे? स्कूल प्रेशराइज करना शुरू कर देता है। मैकेनिज्म क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, तरीक़ेकार तो बिल्कुल वाज़ेह है। हाँ भाई, हाई कोर्ट ने अगर आपको कोई हुक्म दे दिया है तो आप पाबंद हैं उस पर सुनकर अमल स्कूल वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ यही तो हमारा मसला है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, और इस पर इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? आप ही मुझे बताइए ना। इस पर अमल दरामद करवाने की ताकत किसके पास है? अदालत के बाद उस इदारे के पास है जो महकमा एजुकेशन है आपका, ठीक है। लेकिन माजरत के साथ पूरी दुनिया में, अभी अशरफ भाई ने जिक्र किया था ना कि जी सेहत का मामला और तालीम का मामला, इसको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और बहुत आसानियाँ दी जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी सनतें यही हैं, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि आप हुकूमत पाकिस्तान का बजट ले लें, महकमा तालीम का, या सिर्फ सिंध का ले लें, सबसे कम बजट तालीम के लिए और सबसे कम बजट सेहत के लिए रखा जाता है। हमारे तो सारी मतलब गंगा जो है वो उल्टी ही बह रही है ना। तो अब उस पर बात यह है कि अगर हाई कोर्ट हुक्म देता है तो उसकी पासदारी होनी चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि शहर में बड़े स्कूल तो बिल्कुल अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो थोड़े दरमियाने हैं उनको देख के खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है वो भी। और उसके बाद वो जो इलाकाई स्कूल हैं जिनमें से अगर वो, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि अगर 6 स्कूल हैं उसमें से अगर कोई 2 बेहतर हैं, तो उन्होंने भी ये सूरत की हुई। यूनिफॉर्म उनके पास से मिलेगा, बुक्स उनके पास से मिलेंगी, कॉपीज उनके पास से मिलेंगी, स्टेशनरी उनके पास से मिलेगी, यूनिफॉर्म वो जहाँ से कहेंगे आप वहाँ से लेंगे। अच्छा, ये मसला नहीं कि उनके पास से मिल रहा है, आप कहो ना कि उनके पास से रीज़नेबल रेट पे मिल रहा है, आपको तो कोई मसला नहीं है। जैसे एक 100 रुपए की अगर कॉपी आप ख़रीद रहे हो बाज़ार से, और वही आप जब कॉपी स्कूल से ले रहे हैं तो 200-250 रुपए की आपको जो है वो एक कॉपी मिल रही है। तो इतना फ़र्क है कि 10, 20, 30, 40 रुपए का भी फ़र्क नहीं है। मैंने डबल प्राइसेस देखे हैं कि एक कॉपी के ऊपर आप जो है वो डबल प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। तो भाई क्यों? आपसे सवाल हो, नोटिस तो आ गया, सवाल तो नहीं हो रहा। बात वही है ना कि सवाल करने वाली जो हमारी हुकूमत है उसका ये काम बनता है। लेकिन हमने ये देखा कि हुकूमत हमेशा उनके आगे घुटने टेक देती है। जैसे कि अभी आपने माजी में, बल्कि अब परसों ही हम बात कर रहे थे कि विद होल्डिंग टैक्स वाला मामला लेना, घुटने टेक दिए, जोड़िया बाजार खुल गया। इसी तरह पेट्रोलियम डीलर वाले हुए थे। तो इन सब के आगे तो हुकूमत फ़ौरन घुटने टेक देती है। इसकी क्या वजूहत हैं? लेकिन एजुकेशन के मामले में जो है हुकूमत ना तो सख्ती करती है, हमें नज़र आती है ना, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है प्रायोरिटी नहीं है और सुनते भी नहीं है ना, प्रायोरिटी ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई कराची में अब जो हालात हैं महंगाई के इलेक्ट्रिक की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से हर चीज़ ज़ाहिर सी बात महंगी हो गई है। तो इसमें उन लोगों का जो कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना एक इम्तिहान से कम नहीं है। उनकी आमदनी का 60 से 70% वो एजुकेशन और बच्चों के मामलात में निकल जाता है, और 40% में वो बस सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए भाई इस पर थोड़ी संजीदा कार्रवाई करे, संजीदगी से उनको बिठाए। बल्कि एक इसमें जब हर चीज़ की एक कमेटी बना ली जाती है तो एक अच्छी सी इसमें कमेटी बनाए जिसमें शहरी भी जो है शरीक हों, जिसमें सहाफ़ी भी शरीक हों, और जिनमें सरकारी जो अकाबरीन है वो भी शरीक हों। तो हो पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि जहाँ पर स्कूल्स में ऐसा हो रहा है वहाँ पे प्लीज़। लेकिन मसला ये ना कि वही वाली बात है कि गमे रोज़गार में सब इतने मशगूल हैं
कि अगर कोई पिटिशन दायर भी करेगा तो किसके पास इतना टाइम है जाकर रोले, साल भर 2 साल भर रोले। अच्छा, इसी चीज का फायदा, ये प्रैक्टिस से बचने के लिए लोग करते हैं। इसी चीज का फायदा आज तक हुकूमत उठाती आ रही है। जमात इस्लामी का धरना लेने, देखिए महंगाई के लिए है ना वो, कि इलेक्ट्रिक के लिए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम अब यह है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सड़कों पर निकल सके, उसको इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो निकल ही नहीं सकता, और इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और फिर जो उनकी मर्जी आ रही है, टैक्सेस की सूरत में हो, बच्चों की स्कूल की फीसेस की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो हम पर लादे जा रहे हैं और हम बिल्कुल चले जा रहे हैं। बस तालीम के साथ साथ कुछ ज़रा सेहत की भी बात कर लेते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ड्रैप, उसने कहा है कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक्स जो है वो अब ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होंगी। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी ये कहा गया कि टॉफ़ियों की तरह जो है ना पाकिस्तान में ये एंटीबायोटिक्स बिक रही हैं कि आप जाएँ और जी बस नाम बताएँ, डब्बा ले जाते हैं और कहते हैं ये दवा दे दो, तो और मिल भी जाती है। तो अब ये कहा है कि ये जो गैर ज़रूरी तौर पर डॉक्टर्स भी तजवीज़ करेंगे इस तरह की दवाएं और एंटीबायोटिक्स, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। फिर वही वाली बात कि जैसे स्कूल्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है, हर गली मोहल्ले में एक क्लिनिक कोने पे बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठे हुए। अब उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो सवाल नहीं है, चलें जो भी हैं अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, हर तरह के होंगे, लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि एंटीबायोटिक के बगैर तो अब कोई नुस्खा मिलता ही नहीं है। पहले हम किसी शो में हम ये बात कर चुके हैं कि पहले आप दवाएं लेने जाएं तो आपको लाल पीली नीली गोली और एक छोटी सी थैली में शरबत मिलता था, 2-3 मिलाते थे और उससे आप ठीक भी हो जाते थे। अब आप लेने के चले जाएं, आपको लाल पीली नीली गोली तो मिलती नहीं, एंटीबायोटिक से तो कहानी शुरू हो रही होती है। तो कैसे पकड़ेंगे इन डॉक्टर्स को? माशाल्लाह से फैसले तो बहुत अच्छे करते हैं। मेन ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक सवाल है मेरा, जब आप ये फैसला करें तो ये भी तो देखें ना, जो 2 नंबर दवाइयाँ बिक रही हैं खुलेआम, एंटीबायोटिक्स ही जाली मिलती हैं, तो इंजेक्शन ये वो, उससे क्या हो रहा है खुलेआम। और छोटे इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ तो आपके पास तो ऐसी ब्रेकिंगें होंगी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेन ये है कि जो कंसर्न है, जो हमारे रिपोर्टर भी दे रहे होते हैं, हॉस्पिटलों की जो हालत है इन सब की, अब ये जो फैसला हुआ है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसके बाद वो देखता है ना उसको क्या बीमारी है। मैं अभी 3 या 4 दिन पहले मैं गया अपनी मेडिसिन लेने, तो वहाँ पे एक बच्चा आया हुआ था, 10 या 11 साल का था। रमशा मैं देख के उसको यूँ देख रहा हूँ, उसने कहा विलियम 10 दे दें। वो विलियम 10 होती है नींद की गोली ना, विलियम 5 मेरे वालिद साहब खाते थे, वही खा के अगर मैं खा जाऊँ 2 दिन सोऊंगा, इतनी हार्ड होती है। वो विलियम 10 लेना है, उसने निकाली, कहा कि ये 400 रुपये का पत्ता है 10 गोलियों का, उसने दे दिया। उसका तो सिर्फ बिका है विलियम 10। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन उसके पास विलियम 10 किसी से भी, किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर उनसे पूछिएगा, अगर नॉर्मल अगर मैंने खा लिया मैं 2 दिन तक नहीं उठूँगा, बिल्कुल नहीं उठूँगा, क्योंकि और इतने बच्चे को दे रहा है, खुदा ना खास्ता कुछ कर ले वो, या क्यों सही बात है। हाँ, पूरी पत्ता आप दे रहे हो, एक गोली भी नहीं, पूरा पत्ता दे रहे हो, सिर्फ उसको ये पता है कि बिक रहा है। हमारे जो सारे मेडिकल स्टोर हैं, आप जाके देखें, कुछ भी है बस जाके बताएगा भाई ये दे दें दवा, कोई लिख के, जैसे आपने बताया डिब्बा भी जाके देंगे, यहाँ पे निकाल के दे देंगे। हालांकि कुछ सारी अद्वियात होती हैं जो कि वो देख के देनी होती हैं, कि जब तक डॉक्टर उसको एडवाइस नहीं करे, उसको देखने के बाद कंफर्म करता है फिर दे। बड़े बड़े स्टोर आज यहाँ पे कराची में देखें बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन वो भी यही सेम कर रहे हैं, हालांकि वो ब्रांडेड हैं। दवा गो के नाम ले लेता हूँ, और भी जो सारे खुले में आप जाएं, माय फार्मेसी, इतने सारे आप तो वहाँ सिर्फ डिब्बा जाके दें, जो आपने मिसाल दी बहुत सबसे अच्छी, वो निकाल के दे देगा कोई भी। कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में नींद की गोलियां तो टिकट की तरह बिकती हैं भाई, किसी भी मेडिकल स्टोर पे सेंसिटिव है ये। तो आज फैसला करने की पता नहीं क्यों उनको ज़रूरत पेश आई है, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि आपको पता है कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक बिल्कुल तालीमी याफ्ता और कोर्स किए हुआ जो उसका होता है, ख़ासतौर पे फार्मास्यूटिकल का, तो वो उस बंदे का होना वहाँ लाजमी है, और उसी के जो कार्ड के ऊपर जो है वो लाइसेंस जारी होता है। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जिसका कोई काम नहीं चल रहा होता ना, वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता है, वहाँ 4-4 लोग होते हैं। अच्छा, वो दवाओं का नाम भी ऐसे आ जाते हैं कि डी से क्या आता है, डिग्रीज बिक रही हैं कि लाइसेंस खरीदना है तो लाइसेंस खरीद लो, और फार्मासिस्ट को पैसे दे रहे होते हैं। और डॉक्टर्स की जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो आपको सबसे पहले वहाँ बैग लटकाए हुए ना रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, और लाइन में बैठे होंगे। हाँ ठीक है, सेल्स रैप भी होते हैं, वो वहाँ बैठे हुए होंगे डॉक्टर्स के इंतजार में। और फिर आपने ये भी सुना होगा, ये हकीकत है कि तमाम डॉक्टर्स को साल में कम से कम 2-2 मरतबा जो है वो फॉरेन टूर्स भी करवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान टूर्स करवाए जा रहे हैं विद फैमिली। पाकिस्तान टूर लो, एंड में हज पे भेज देते हैं साल भर, दवाएं जाली दवाएं लिखने की सारी सूरत-ए-हाल है। जब हमारे यहाँ मतलब कितनी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है कि वो नई दवा ट्राई कराते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप किसी भी इलाके में किसी डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपको जो दवा लिख के देगा, अगर वो उसकी गली के अलावा कहीं मिल जाए, हाँ ये तो है।
तो बराबर में फार्मेसी होती है ना, उसी सिर्फ वही फार्मेसी मिलेगी पे दवा वो। मिलती है। उसके ऐसा बाद भी आप है। उसको आधे शहर में ढूंढते रहें, हाँ वापस आप घूम के उसी जगह जाएंगे जहाँ डॉक्टर ने लिखा है। सही तो कह रहे ये हैं, हमारा मसला हाल है। अब डॉक्टर्स का जब ये हाल है तो फार्मास्यूटिकल तो पकड़ने कंपनीज के का लिए ये उन्होंने हाल कहा है ना, लेकिन वही वाली बात कि किस तरह करेंगे ये तरीका पहले ही बता दिया करें ताकि हमें इतनी जो है ना मगजमारी ना करनी पड़े। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आइए सबसे पहले माल के हाल पर नजर डालते हैं और देखते हैं आज के करेंसी रेट्स। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 186 पे जो है वो सेल हो रहा है, कैनेडियन डॉलर 206 पे जो है सेल हो रहा है। इसके अलावा डॉलर की सूरत हाल पर भी नजर डालते हैं तो जनाब 280.4 पे पहुंच चुका है और सऊदी रियाल की जो कीमत है इस वक्त 74.65 है सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, एक और ख़बर की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। अभी आपने जिक्र किया था महराज भाई, तो उसमें हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले के लिए, ये भी पूरी हेडलाइन होनी चाहिए, पहले मरहले के लिए 3 अरब और 67 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए हैं। फिर जारी हो गए, पता नहीं क्या होगा इसमें अब। अच्छा मैं बता देती हूँ क्या प्लान है। 1300 जदीद कैमरे लगाए जाएंगे, 40 जो है वो टोल प्लाजों पर जो है वो चेहरे शनास कैमरे लगेंगे, नंबर प्लेट्स के खुद कार शनाख्त का निज़ाम भी नस्ब किया जाएगा। ये पहले पे मुझे बड़ा एतराज़ है वैसे। देखिए जी, बात यह है, कौन से साल के कौन से पहले मरहले में ये हो रहा है? इंतहाई माजरत के साथ मुझे भी बहुत साल हो गए सुनते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट। आप यकीन करें, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची ने, जो कि प्राइवेटली उन्होंने, मुराद सोनी उसके सरबराह हैं। अच्छा, उस नेक आदमी ने ताजिरों को मिला के, बिरादरी को मिला के जो है ये जितने बता रहे हैं उससे 2000 से ज़्यादा वो कैमरे लगा चुके हैं। बताएं। कैमरे लगाए, उसके बाद उनका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बना के, बंदे बैठा के, सब कुछ रेडी करके पुलिस को दे दिया। इस वक्त कराची के 15 अलग अलग जो थाने हैं और मुख्तलिफ जोन्स के और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब लगा के दे दिया। मतलब इतना हलवा बना के दे दिया पुलिस को कि अब कोई ऐसे भी कैमरे लगा दिए उसमें कि वो उसके शनाख्त करेंगे नंबर प्लेट को और फ़ौरन ये भी बता देंगे कि ये गाड़ी क्लियर है या नहीं है या किसी क्राइम में मुलविस है। इतना सब कुछ करके इनको दे दिया है। और ये सब कुछ सेफ सिटी का मुझे याद है कि कंट्रोल रूम बढ़ना था, उसके मॉनिटर्स आए थे, वो गए थे, पता नहीं कहाँ है वो कंट्रोल रूम, आबाद है नहीं है, उसके मॉनिटर्स कहाँ गए, कैमरे तो खैर लगे ही नहीं। अब ये देखिए ना, अब 3 अरब 67 करोड़। हाँ। अभी इतनी बड़ी रकम है। DIG CTD आसिफ एजाज शेख जो हैं वो फ़िलहाल इसको पूरे मामले को देख रहे हैं। और जब ये सेफ सिटी का आगाज़ हुआ था, बड़े मज़े की वैसे बात है, जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 7-8 साल से, तो मैं भी सुन रही हूँ सेफ सिटी स्टार्ट हुआ, कम अज़ कम इतना 5 साल तो आप मरे से मरे लगा ही लें। अब आप ये देखिए, ज़्यादा। अच्छा, इस पर मुझे कहना क्या है महराज भाई, जब ये जो CCTV कैमरे आते थे ना, बहुत एक्सपेंसिव थे उस वक्त, और अब जो CCTV कैमरे की प्राइस है तो वो अब बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, क्योंकि वही बारी बार टेक्नोलॉजी आ गई, चीप टेक्नोलॉजी आ गई, चाइना के आ गए, फलाने के आ गए। तो आप अब ये उसके बावजूद इतने करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी पैसे जारी हुए हैं। वो जो टोल्स पर लगने थे कैमरे वो लग चुके हैं। हाँ, वो तो लग गए। ठीक है, प्लस 2000 से ज़ायद कैमरे आपको कम्युनिटी ने, आवाम ने अपने पैसों से फराम कर दिए। सही है, तो पहले इससे इस्तेफादा करें। और ये जो अगर बहुत बड़ा बजट आपके पास आ गया तो इसको सबसे पहले तो बड़ी ईमानदारी के साथ यूटिलाइज़ किया जाए, तो इस शहर में कुछ बेहतरी आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो इसके फ़िलहाल अभी सरबराह हैं आसिफ एजाज शेख, DIG CTD, तो उनकी सूरत हाल ये है कि CTD सिविल लाइन हो या गार्डन हो, वहाँ से हम रोज़ ऐसी खबरें रिपोर्ट भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि शहरियों को अगवा करके उनसे तावान वसूल किया जा रहा है। उसमें अभी तक कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। तो अब ये पैसे भी आ गए, अल्लाह ताला खैर करे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट महफूज रहे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन बात वही आती है कि अगर किसी भी काम को आप ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भी सेफ रखे। अगर सिर्फ सेविंग के लिए है ये मामला तो फिर तो हम भी माजरत करते हैं। जी अच्छा था। नहीं, इनका तो है, मगर ये मेरा समझ जैसी बता रहे हैं, मैं भी हैरान हो रहा हूँ। बता रहे हैं ये लियारी एक्सप्रेस वे पे कह रहे हैं कैमरे लग गए हैं, एग्जिट वगैरह, टोल्स पे लगे हुए। नहीं, टोल प्लाजा वगैरह पे लगाए, वहाँ तो खैर लग गए। कि जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस को नहीं छोड़ा है, उसके लोहे नहीं छोड़े हैं, तो क्या कैमरे छोड़ देंगे? सेफ सिटी नहीं, अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना अशरफ भाई। तो फिर और सेफ सिटी फिर बनाना कैसे? अगर मंशिया एक चर्सी आपका कैमरा निकाल के ले जाएगा, लाना था। देखने हम ये खबर आज हम चैलेंज में देता हूँ, हम ही यही खबर चला रहे होंगे, यहाँ से कैमरा जो है गायब हो गया।
नहीं, वो बुलंदी का ख्याल रखते हुए लगाए जाएंगे। लेकिन बात ये है कि बुलंदी क्या, काला बोर्ड पे जो अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए थे वो चौरंगी पे वो चरसियों ने वो गिरा के उसका लोहा चुरा के ले गए थे, फिर वो जो है वो यूसी भाई देखिए, कुछ माल वो ले जाके अभी तक डंप किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, अब इसके लिए जो कैमरे लगेंगे फिर उनकी सेफ्टी के लिए भी पुलिस वाले बिठाने पड़ेंगे। बस ऐसे अल्लाह ताला सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सेफ रखे और जब मुकम्मल करा दे इसी दुआ के साथ। थैंक यू सो मच महराज भाई और अशरफ भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम सब जानते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कौन कौन से ड्राई फ्रूट में हमें क्या क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये हमारी एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है, ये या सही है या गलत है, हम इसको जानने की आज कोशिश भी करेंगे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं जी उसका इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे रीजन के मुताबिक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है चूँकि, तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल इस सीज़न में नहीं करना चाहिए। तो क्या है ये मामला, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम अपने इस सीज़न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों करने चाहिए, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और किस ड्राई फ्रूट में क्या खासियत है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और आज के इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ आगा अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं उनको शो में। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मिजाज वैसे भी लोगों के अच्छे हो गए हैं बारिश होने के बाद ना, शहर भर में मौसम भी बेहतर हो गया है। वैसे तो जी कहते हैं कि जी तेज़ गर्मी में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें। स्टार्टिंग विद दिस कि ये बात सही है या नहीं है सही? देखिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल क्यों ना करें, इसका पहले जवाब दे कोई। सही। अगर उसके कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि हमने ड्राई फ्रूट को तय कर लिया है कि ये गर्म है, हाँ, इसीलिए मना करते हैं, कॉन्सेप्ट है कि गर्म है, तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ ड्राई फ्रूट्स को नहीं लेते कि वो गर्म हैं, तो उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि वो आम खाना छोड़ दें, इससे कि आम भी गर्म होते हैं और गर्मियों में ही आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो जो ये मिजाज की बात है कि ये गर्म है और ये ठंडा है, इसकी बुनियादी तौर पर एक साइंसी हकीकत है। ये जो खामखा लोग कहते हैं कहानियाँ, लोगों की कहानियाँ नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पर एक हकीकत है। सही। दुनिया में जो गर्मी है उसका एक पैमाना है। पैमाना ये है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को गर्म करने के लिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी को गर्म करने के लिए जितनी गर्मी की ज़रूरत है वो कैलोरीज के अंदर कैलकुलेट हो जाती है। मसलन अगर मैं बादाम की बात करूं तो बादाम में 685 कैलोरीज हैं 100 ग्राम बादाम में। सही। 660 तकरीबन उसके अंदर कैलोरीज हैं अखरोट के अंदर। यस, ये गर्म है। मैं ज़रा सा एक चीज़ लोगों की हद तक अर्ज कर दूं, वो ये कि लौकी के 100 ग्राम में 24 कैलोरीज हैं, खीरे के 100 ग्राम में 6 कैलोरीज हैं और बादाम के 100 ग्राम में 680 के करीब। अच्छा, तो ये गर्म और ठंडे का तस्वुर तो ये है हकीकत है। ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि ड्राई फ्रूट्स कितना खाना चाहिए रोज़ाना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम सर्दियों में जो खाते हैं वो बेतहाशा खाते हैं। हाँ, गर्मियों में बिल्कुल कोई लिमिट नहीं होती। तय कर लीजिए कि दुनिया की जो ड्राई फ्रूट्स खाने की लिमिट है वो है आपकी मुट्ठी। इस मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स आ जाएं ये आपकी रोज़ की ज़रूरत है। और वो लोग जो ड्राई फ्रूट्स को बहुत गर्म समझकर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते गर्मियों में, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि काम कर लें, रात को जितने ड्राई फ्रूट खाने हों वो पानी में डाल के रख दें, सुबह छील करके खा लें। उमूमन बादाम की तो ये प्रैक्टिस होती है कि निहार मुँह बादाम रात को भिगो दिए जाते हैं और सुबह, मुझे याद है बचपन में हमें खिलाए जाते थे इसी तरह भिगो कर। सारे ड्राई फ्रूट्स की तासीर अच्छी हो जाती है उससे, और गर्म होती है और इस तरह करके बेहतर हो जाती है। लेकिन एक और बात आपसे अर्ज करूं, अच्छा, वो जो बादाम का एक तस्वुर है ना हमारे यहाँ, वो रात को पानी में डाल देना और सुबह छील कर खिला देना, उसके पीछे 2 कहानियाँ हैं। अच्छा। पहली तो ये है कि बादाम गर्म होते हैं, उन बादामों को ठंडा करने के लिए, उनकी तासीर ठंडी करने के लिए हम जो है वो बादाम को पानी में डाल के ठंडा कर दें। सही। ये पहली। दूसरी एक और वजह है जिसको लोगों ने शायद कभी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया, वो ये है कि बादाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े हार्ड शेल में
बंद करके हम तक पहुंचाया है। हम उस हार्ड शेल को तोड़कर बाजार में बेचते हैं और उसके जो दर्जे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। अच्छा, सही। तो रात को गर्म पानी में डालकर सुबह छिलका उतार कर खाने का मतलब ये कि हमने उस बैक्टीरिया से भी बच्चों को निजात दे दी। ज़बरदस्त। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो शायद लोगों के इल्म में इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में ऐसा ही है। अच्छा, होता क्या आगा साहब, ये जो प्रैक्टिस है बादाम भिगो के खिलाने वाली, उसमें ये था कि अब इसका फ़ायदा जब सुनते हैं बड़ों से तो वो कहते हैं कि इससे दिमाग तेज़ होता है और इससे जो है वो बिनाई भी तेज़ होती है। तो बादाम अगर इस तरह से खाए जाएं, या वैसे भी आप जब कंज्यूम करते हैं तो बादाम के फ़ायदे क्या होते हैं? दिमाग तेज़ करता है, आंखें तेज़ करता है, किस लिए बेनिफिशियल है? पुरानी अगर मैं कोई किताब पढ़ूं तो उसमें ये कहा जाता है कि अखरोट क्योंकि दिमाग की शक्ल का है, हाँ। लिहाजा वो दिमाग को बड़ी ताकत देता है। हाँ। लेकिन बादाम का जो तस्वुर है वो है आँखों से मुताल्लिक। सही, उसकी शेप आंखों जैसी है, दिमाग अखरोट आंखों दिमाग जैसा, इसलिए एहतियातन एक बात कह दूं कि किडनी बीन्स गुर्दे जैसे होते हैं। हाँ। और वो गुर्दे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी मुमासलत ठीक है, यकीनन एक तरह है, से कह यकीनन। सकते हैं। ये अल्लाह की हिकमत है। सही, ज़बरदस्त। तो बादाम के फ़ायदे क्या क्या हैं आगा साहब? बुनियादी तौर पर बादाम का ताल्लुक़ हमारे आँखों से है, हमारे नर्व्स से है। और अगर नर्व की मैं बात करूं तो फिर बहुत सारे हमारे जिस्म के जितने आसाब हैं सबके इससे मुताल्लिक़ हैं। अगर बादाम की बात करूं, अखरोट की बात करूं, चलगोज़े की बात करूं, मूंगफली की बात करूं, किशमिश की बात करूं, चलगोज़े की तो बात ना ही करें, बहुत महंगे। काजू की बात करूं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसे हम ड्राई फ्रूट्स में गिनते हैं। सही है, सही है। अच्छा, इसमें काजू आ गया, इसमें पिस्ता आ गया। अब ये तमाम चीज़ें मिक्स अगर आप एक मुट्ठी भर के लें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 35 ग्राम से ज़्यादा आती हैं आम तौर पर। जिन लोगों की जो बालिश्त है वो 9 इंच की है वो 40 ग्राम ले सकते हैं, जिनकी बालिश 7 इंच की है वो 35 ग्राम ले सकते हैं। और यही मुट्ठी दुनिया की खुराक है कि स्टैंडर्ड है कि इस स्टैंडर्ड पर आप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। सही। इसी तरह अखरोट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो अखरोट किस किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उसके फ़ायदों पर भी बताइए आगा साहब। मुझे ज़ाती तौर पर तो ये पसंद है कि हमेशा अखरोट हार्ड शेल के साथ आप घर लाएं और उसे तोड़ कर इस्तेमाल करें, इसलिए कि उस हार्ड शेल से निकलने के बाद उसमें बैक्टीरिया शामिल हो जाता है। हम किसी भी तरह उसे तोड़ के रखें, दूसरे तीसरे दिन उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। और ये जो बाज़ारों में आम तौर पे छिले हुए अखरोट मिलते हैं, मेरी नज़र में उनका हिकमत के एतबार से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, सही। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया, अच्छा अब बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अब जो लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई कि इसके अंदर बैक्टीरिया है और इसको इस तरह बेचना चाहिए, इसको खूबसूरत करके बेचना चाहिए, तो बाकायदा अखरोट की गिरी को तेज़ाब से धोकर साफ़ करके और बड़े खूबसूरत रख करके हम बाज़ारों में बेचते हैं। और लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है। बरसबीर तज़किरा एक और बात कह दूँ, जो अंजीर है वो भी किसी हद तक इसी लेवल पर आती है। वो जनाब अली बाकायदा तेज़ाब से धुली हुई रस्सी में परोई हुई और उसके ऊपर बाकायदा मैंने तेल लगते हुए देखा है। तो इस तरह हमारे यहाँ चीज़ें बिकती हैं। ज़्यादा बेहतर बात, इंजीर तो अवेलेबल ही हमारे, मतलब अगर कराची की बात कीजिए अपर एरियाज़ में तो जी फ्रेश इंजीर भी आ गए, उसको तोड़ के भी खा लिया। और अब यहाँ तो ड्राई हुई वही रस्सी की फॉर्म में मिल रही है, तो आगा साहब उसको फिर कैसे इस्तेमाल करें? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अब इतनी अवेयरनेस लोगों में है कि वो इस तरह की अंजीर के बजाय वो जो डब्बों में अंजीर आती है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो फ़र्क आ जाता है। अच्छा, मसला ये है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं जो अब कंट्री से आती है अंजीर, उसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये कि अंजीर का दरख्त जो बड़ा होता है, जो बड़ी अंजीर होती है वो तो ड्राई कर देते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ और किस्म के फल हैं जो मोटी अंजीर नहीं पैदा करते, वो छोटी अंजीर पैदा करते हैं, उसे आम तौर पे पहाड़ी लोग फगवाड़ी कहते हैं। अच्छा, तो वो जो अंजीर है वो डिफरेंट है। वो अंजीर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि जब भी अंजीर इस्तेमाल करें रात को गर्म पानी में रख दें, सुबह जब वो फूल जाए तब इस्तेमाल करें और उसके साथ उसका पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि अंजीर का 82% पानी हमने एब्जॉर्ब कर दिया है। अंजीर खुश्क है, वो अंजीर असल में वो ताज़ी नहीं है। तो पानी के साथ अंजीर इस्तेमाल करें।
ड्राई फ्रूट्स में बाकी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर लें। सही। अखरोट की आप बात कर रही थी, अखरोट में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे जिस्म को, हमारे आसाब को, हमारे दिमाग को और हमारे जिगर को ठीक करते हैं। सही। और इंजीर का आपने जिक्र किया, तो इंजीर के क्या फ़ायदे हैं? अंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर अंजीर खाए कोई शख्स तो ना उसे कब्ज़ होगा ना बवासीर। एक मुकाम पर आपने फरमाया था, तो वो हमने अडॉप्ट किया। यहाँ पर एक छोटी सी हिकमत की बात आपसे अर्ज़ करूँ, हमें किसी भी जगह को साफ़ करने के लिए, झाड़ू देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की झाड़ुएँ चाहिए। हाँ, मोटी झाड़ू, फूल झाड़ू, तिनके वाली झाड़ू, अलग अलग। हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे हज़म के निज़ाम के लिए अगर कोई मोटी झाड़ू चाहिए तो वो अंजीर है। अरे वाह, ज़बरदस्त। उससे भी मोटी झाड़ू चाहिए, अमरूद है। और बारीक झाड़ू चाहिए तो वो पल्प है किसी भी चीज़ का, चाहे वो खुबानी का हो, चाहे वो आलू बुखारे का हो, चाहे वो आड़ू का हो, ये तमाम जो है वो बारीक झाड़ू हैं। ये मोटी झाड़ू और बहुत मोटी झाड़ू है। गट की पूरी आपकी सफाई कर देते हैं। बिल्कुल सफाई कर देती है, और ये सफाई करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि गट अगर साफ़ ना हो तो ये तय कर लीजिए कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। सारी बीमारियों की जड़ जो है ना, जब आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है तो आप देखेंगे वहाँ से शुरू होती है, स्टमक एंड गट हेल्थ। आप इंग्लिश में कह रही हैं गट हेल्थ, मैं मेरी किताबें कहती हैं कि कद 70 बीमारियों की बिल्कुल ऐसा ही याद है, बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा, आप हमारे पास स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, अगर आप सब भी कुछ जानना चाहते हैं, हकीम साहब से यहाँ पर मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूर आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। इस वक्त अभी जो बारिश का सीज़न आ गया है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी तरह का कोई ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ करने में? और आगा साहब जैसे भी किशमिश वगैरह का इस्तेमाल कहते हैं, मीठे में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके क्या फ़वाइद हैं और कितना इस्तेमाल करें? देखिए, किशमिश का ओरिजिन क्या है? अंगूर। अभी तो बड़े फ्रेश अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, किशमिश ड्राइड है। अच्छा, किशमिश की भी दो किस्में हैं, एक है किशमिश और एक है मुनक्का। हाँ। एक है अंगूर और एक है बड़ा वाला अंगूर जिसमें बीज होता है। सुंदर खानी अंगूर और पता नहीं क्या क्या, वो सुंदर खानी जो लंबे दाने वाला अंगूर होता है, गोल अंगूर कॉमन है। हाँ। लेकिन एक मोटा अंगूर होता है, चाहे वो लाल हो चाहे वो हरा हो, लेकिन उसके बीच में बीज होता है। मुनक्का, हैरत अंगेज बात आपसे कह रहा हूँ, हैरत अंगेज नहीं, मतलब लोगों के पास ये इल्म नहीं है। मुनक्का का मतलब बीज निकालना है। अच्छा, मुनक्का हम जिसे कहते हैं, मुनक्का का मतलब है तनकिया करना, बीज निकालना। असल में जो मुनक्का हम जिसे कहते हैं उसका नाम फारसी ज़बान में है मवीज़। सही। और वो मवीज़ मुनक्का कहलाता है। मवीज़ इस्तेमाल करो लेकिन मुनक्का करके, यानी उसका बीज निकाल कर। सही। तो मुनक्का का मतलब बीज वाला, और बगैर मुनक्के के अंदर किशमिश। हमारे यहाँ किशमिश का क्योंकि अच्छा, किशमिश के बारे में और बताइएगा, लेकिन एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रमशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह याया, आप कैसे हैं? आप बताइए। अब अल्लाह का शुक्र है। आगा साहब मालूम चाहता हूँ कि बाद में मुखल हुआ। देखिए, आगा साहब से जो मेरा टीवी की कॉल से जितना रिलेशन है, इनका इसी तरह ये वानियों में से है जो शुरू के प्रोग्रामों में आते थे और आज तक माशाल्लाह आ रहे हैं। एक बयान करती थी हमारी, उनके प्रोग्राम में जो कॉल करता था, और एक दफा मेरी इनसे मुलाकात हुई है, बिलीव करो, और इन्होंने मेरी एक साइनस की दवाई दी, जिससे मुझे इतना फायदा हुआ था, कई साल तक मुझे कोई परेशानी नहीं। वाह। तो ये बहुत मुस्तनद आदमी है। अच्छा, क्योंकि आज ड्राई फ्रूट पे बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ जो मिथ है ना, वो यही है कि ड्राई फ्रूट हम सिर्फ सर्दियों में खाते हैं और हम हाथ भी नहीं लगाते उसको उसके अलावा। और यही बात मुझे समझनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पूरे ईयर में कहीं ना कहीं खानी होती है, लेकिन हम खा नहीं पाते। एक तो मुझे ये पूछना है कि हम जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, इसकी हम जैसे कुछ ऐसी चीजें, अंजीर हो गया या फिर और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हमें नहीं पता था, हम लोग या तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इसकी क्वांटिटी हमें कैसे तयन कर सकेंगे कि कितनी हमें खानी चाहिए, ताकि इसका जो ज्यादा खाने से इफेक्ट खराब भी हो सकता है, और एक मुनासिब क्वांटिटी में ना खाएं तो उसका इफेक्ट होता नहीं है। ये मेरा सवाल है। सही, ठीक है। आया ने सवाल किया, बहुत शुक्रिया। आया ने शायद लेट ज्वाइन किया, लेकिन अभी आगा साहब ने बताया, फिर बता देंगे लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आगा साहब, एक तो जाते हुए हम यहाँ ने कॉल किया और सवाल किया कि कितने खाने चाहिए, क्विकली आप उसका भी दोबारा जवाब दे दीजिए। हालांकि आगा साहब ने भी बताया भी है, लेकिन और उसके अलावा किशमिश पे हम बात कर रहे थे, तो वो भी कंटिन्यू कीजिएगा। एक मुट्ठी भर पावर पैक जो है वो आपने बिल्कुल ऐसे ही है। और ये 12 महीने हर मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक मुट्ठी, इसमें कोई वो हर्ज नहीं। अच्छा, सारे मिक्स हो इसमें, काजू भी हो, बादाम भी हो, खुबानी भी हो, ड्राइड, सब कुछ हो सकता है। सब मिक्स हो। सही, मिक्स की बात हो रही है। कोई एक पता लगे आप एक मुट्ठी बादाम खा के बैठ जाए, एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी अखरोट, एक मुट्ठी किशमिश और एक मुट्ठी काजू, तो पता चला कि मसला हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें बैलेंस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही बैलेंस रखा है। और अगर इस मुट्ठी में आप किशमिश शामिल कर लें तो किशमिश का काम गट को साफ करना भी है, जैसे कि फाइबर है ना, तो इसलिए वो तमाम चीज़ें जो हमें एनर्जी देती हैं उसका साफ होना भी ज़रूरी है गट का। तो याया साहब के लिए दरख्वास्त ये है कि बस अपनी मुट्ठी जितने इंच की भी है। और दूसरी बात ये कि किशमिश की जहाँ तक बात है, अगर किशमिश को हम फ़ायदा उठाना चाहें तो वो बच्चे जो 2-2.5 साल के हैं, और मैं ये समझता हूँ कि शायद आजकल ये बात बड़ी कॉमन हो गई है कि छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो अगर 4 से 5 मुनक्के रात को पानी में डालकर बॉईल कर लें, सुबह उनके बीज निकाल कर उसे मैश कर लें और वो पानी बहुत मीठा मज़ेदार होगा, वो बच्चे को चमचे से पिला दें। अगर ये रूटीन में रखेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनके हज़म का निज़ाम ठीक हो जाएगा और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्स्टिपेटेड बच्चा रहने लगता है वो ठीक हो जाता है। मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन के सिरप्स भी बच्चे, माएँ जो है वो बच्चों को पिला रही होती हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है जो आप करके पिला सकती हैं। एक कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुमाला मैडम, मंजूर अलैको नजीबुल्लाह हरीपुर से आपके इस मॉर्निंग शो कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मंजूर साहब, हम तो आपका नाम नहीं भूलते, आप मेरा नाम भूल जाते हैं। मेरा नाम तो रमशा है। रमशा, बिल्कुल। असल में 2 नाम मेरे ज़हन में घूम रहे थे मदरस के साथ। कोई बात नहीं मंजूर साहब, ये बताइए कि कैसे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं लुबिया डाल रहा था कि आगा जी आए हैं। आगा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? वक्तों वक्त मेरी आपसे बात होती है और आज यहाँ पर देखकर आपको रिमशा के सामने बैठे और बातें जो हम तक पहुँच रही है ना जी, उससे हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये चीज जो इस तरह की है, मैं आपसे सिर्फ बात शेयर करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे, वो एक बात करते थे कि जी ये चीज जो खाएंगे यार ये गर्म होती है, ये चीज खाएंगे ये ठंडी है, ये चीज फलानी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो मैं अभी एक बात सुनी भी है कि जी जितना भी है आप गर्मियों में भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो क्वांटिटी जो आती है वो मुट्ठी भर भर के, तो वो तो फिर ओवर हो जाएगा। एक मुकम्मल मील जो होता है कि कैसे और किस तरह खाना चाहिए, वो एंड में आपने जरूर बताना है। और दूसरा, ये बादाम रात को भिगो दो पानी में और किशमिश, और सुबह उठ के उसका मिक्सर बना के पी लें। ये कुछ 2-3 टिप ऐसी दे ताकि हमको जो है ना ताकत भी आए और उसका हमें फायदा भी पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच मंजूर साहब। मैं जरूर बताऊंगा। बस एक जुमला आपसे कहना है कि आपने कहा मुट्ठी भर भर के, नहीं सर मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा बस एक मुट्ठी। इसमें पता नहीं क्या ऐसा मुश्किल नहीं है, एक मुट्ठी में जितने मल्टीपल आ जाएं आपके पास, उसमें बादाम भी हो, अखरोट भी हो, किशमिश भी हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो सब एक मुट्ठी में। एक मुट्ठी ना खा लीजिएगा फिर आप दोबारा आगा साहब के पास आ रहे होंगे ये क्या हो गया। देखिए, तो हाँ ऐसा ही है। हम जब ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो एक तो क्वांटिटी हमने तय कर दी और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। सही है। दूसरी बात कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो आपने फरमाया कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि रात को और सुबह मैश करें और पी लें, तो वो मैंने एक मखसूस मर्ज़ के लिए अर्ज़ की। सही, ठीक अब है। ड्राई फ्रूट से हम और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? रात को पानी में डालकर रख दीजिए और सुबह उसे मैश करके, अगर आपके पास दूध अच्छा है तो दूध में मिलाकर पी लीजिए। हमें याद है कि हमारे बचपन में एक चीज़ बना करती थी, हम लोग उसे कहते थे हरीरा।
हरीरा, निशास्ता, ये सब चीज़ें। एग्जैक्टली तो सुबह जो है वो असली घी में वो रात के जो बादाम और पिस्ते होते थे, अखरोट होता था, उसको हल्का सा भून कर पानी डाल देते थे और वो हरीरा बन जाता था। और वो सुबह के नाश्ते में हमें इसके बगैर स्कूल जाने की इजाज़त नहीं, फुल इतना न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। आप यकीन कीजिए कि वो तमाम चीज़ें आज बुढ़ापे में भी काम आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बुनियादी तौर पर ये वो तमाम चीज़ें हैं। और मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि उससे ज़्यादा जालिम माँ नहीं हो सकती जो सुबह नाश्ते के बगैर अपने बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त देती है। सही बात है। उसकी वजह यह है कि बच्चा स्कूल जाता है और उसका मेंटल लेवल नहीं होता ठीक, तो वो क्या पढ़ेगा और क्या बेस बनेगा। तो लिहाजा उन तमाम चीज़ों को सही रखने के लिए, अपने बच्चों के ब्रेन को बेहतर करने के लिए, उनके एंडोर्फिन्स और मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता आपका बहुत अच्छा हो। और नाश्ते में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक ड्राई फ्रूट है तो हम ड्राई फ्रूट को बात करें कि सुबह नाश्ते से के वक्त। अच्छा चलें, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। मैं हमेशा ख़वातीन से कहता हूँ कि अपने बच्चे को इतना सा टुकड़ा रोटी का नहीं, ओके आप थोड़ी सी मीठी रोटी बना दें, लेकिन गंदम होना चाहिए सुबह के वक्त। सिवाय इसके कि अब आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ग्लूटेन और सीरियल्स और ये सब भी सब आते हैं। सुबह के वक्त आपने लाजमी देना है और उसके साथ बादाम ज़रूर देने हैं, इसलिए कि बच्चों की आँखों का इशू आजकल इसलिए ज़्यादा है कि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत बढ़ गया है। और स्क्रीन की वजह से अब कहीं भी हो, ज़ाहिर है कि बच्चा है या जॉब कर रहा है कोई शख्स, उसका स्क्रीन के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो स्क्रीन के लिए दो एहतियातें। पहली बात तो ये कि वो बादाम सुबह खाना शुरू कर दे और किसी भी हवाले से, अदरवाइज वो बादाम जेब में रख कर ले आए, दिन में ऑफिस में बैठ के खा ले, कहाँ मसला है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये चश्मे के जो ग्लासेस हैं, अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेजेस रेजिस्टेंट हैं तो फिर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग स्क्रीन की जॉब करते हैं, ताकि स्क्रीन के सामने अगर बैठे हो तो कम से कम एक लाइन ऐसी हो जो आपकी आंखों को उस रेजर से बचा सके। ठीक, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रमशा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम अस्मा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो कर रही हैं और आपने हकीम साहब को बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुन के। बहुत शुक्रिया अस्मा। कुछ पूछना चाहती हैं आप हकीम साहब से? जी मैं आपसे हकीम साहब से एक सवाल करूँगी, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज आप ना डॉक्टर बतूल को इन्वाइट जरूर कीजिएगा। जरूर बुला लेंगे, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बुलाएंगे जी। और दूसरा मेरा हकीम साहब से ये सवाल है, जो चेस्ट कंजेशन हो जाता है और जिनको बहुत ज्यादा रेशा का मसला होता है, तो उसके लिए कौन सा ड्राई फ्रूट लेना बेस्ट होता है? कुछ इसके लिए प्लीज बताएंगे कि ये बहुत ज्यादा, ये जब अगर इश्यू सिवियर हो तो बेहतरीन चीज इसमें यूज करना क्या रहेगी और कौन सा ड्राई फ्रूट लेना बेस्ट रहेगा? सही, ठीक जी। अस्मा का सवाल का जवाब। आम तौर पर अगर कंजेशन बहुत ज़्यादा हो तो उसूली बात यह है कि सबसे पहले नाक का इलाज करें, इसलिए कि साइनोसाइटिस की वजह से पोस्टल ड्रिपिंग हो रही होती है और चेस्ट खराब हो रहा होता है। हम लोग इसे भूल जाते हैं, सारे एलर्जी की गोलियां खा रहे होते हैं। चेस्ट को अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दूँ। आमतौर पर 2-2.5 साल का 3 साल का बच्चा बड़ा बेचैन हो रहा है, चेस्ट कंजेशन के साथ बहुत बेचैन है, बार बार खांस रहा है और उसकी एलर्जी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन खांसते खांसते किसी वक्त रात के वक्त वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद कोई बच्चा नहीं जाग सकता, वो हमेशा सो जाएगा क्योंकि वो सब कुछ निकाल देते हैं, बलगम वगैरह। कंजेशन हो रही है वो निकल जाए। और यही उसूल है तिब का कि अगर कंजेशन हो रही है तो बजाय उसको ड्राई करने के आप उसे निकाल लें। और अगर निकालना है तो मैं एक छोटा सा टोटका अर्ज कर देता हूँ, ड्राई फ्रूट के हवाले से मुनक्का ले लें, मुनक्के का बीज निकालें, जितना मुनक्के का बीज का वजन है इतना ही उसके बीच में काला नमक रख दें। ठीक है। 3 काले नमक वाले मुनक्के बनाएं और 3 हल्दी वाले बनाएं। सही है। एंड आखिरी एक 7वां जो है उसमें लौंग रखें या काले मिर्च रखें। ये 7 दाने रात को सोते वक्त खाकर गर्म पानी पी लें।
इंशाअल्लाह ताला कंजेशन में आपको सहूलत हो जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस कंजेशन की वजह से बलगम का निकलना सेहत है, बलगम का जमा होना सेहत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच आगा साहब, आपने इतना सारा वक्त दिया और बहुत जो है ना वो अच्छी गुफ्तगू भी रही। और बात यही है, दोबारा रिमाइंड करा दूं कि सीखा हमने क्या कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाने हैं, उसमें आप सारे ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के शामिल कर सकते हैं, लेकिन हर ड्राई फ्रूट को एक एक मुट्ठी भर के ना खा लीजिएगा। और गर्मी के सीज़न में भी खा सकते हैं, सर्दी के सीज़न में भी खा सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि अभी आका साहब ने आपको बताया भी। तो हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बाल बहुत सारे लोगों के गिर भी रहे हैं, गिर भी जाते हैं। अब अगर गिर जाते हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हल क्या है। और जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको भी कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, इतना सेफ़ नहीं है, बाद में बाल दोबारा गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर है क्या, इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, जिन्होंने करवाया है मैनेज कैसे करना है, जिन्होंने नहीं करवाया करवाएं या ना करवाएं, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आप भी कोई सवाल लेकर आना चाहते हैं तो लाइव कॉल के थ्रू आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्दुल रसूल साहब मौजूद हैं। आप जो है वो प्लास्टिक सर्जन हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से जो खासा काम करते हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर समरा भी शामिल है, गुफ्तगू होंगी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर और स्किन एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो समरा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर रसूल, समझ नहीं आ रहा होता, लोगों के बाल यहाँ से गायब, मर्दों के तो हमारी यहाँ खैर चिंदियाँ बिल्कुल ही खाली जाती है, तो क्या वजह है उसकी? एक तो सबसे पहले क्यों ऐसा होता है, और दूसरी बात ये कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बेनिफिट्स, हार्मफुलनेस क्या क्या हो सकता है, बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा, देखें, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है या फिर फीमेल में भी आजकल बहुत कॉमन है, उसके सर्टेन कॉजेज़ हैं, ठीक है। अब उसमें अगर हम जनरली बात करते हैं तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक टर्म है जो है बेसिकली हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, सही है, ठीक है। अब जो एंड्रोजेंस होते हैं वो मेल एंड्रोजेंस और फीमेल एंड्रोजेंस होते हैं। तो जो मेल एंड्रोजेंस होते हैं उसमें एक हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, सही है। तो अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एक जेनेटिक उसका कॉज है पीछे। अब वो हम आम लफ्ज़ों में उसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर जो है आपका बाल्डनेस स्टार्ट हो जाता है मर्दों में। अच्छा, अब इसकी जो लेवल्स हैं मेल एंड्रोजेंस की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के, वो अगर फीमेल में भी बढ़ जाएं तो उसकी वजह से फ़ीमेल में भी सेम मसला हो सकता है। तो जेनेटिकल उसका एक कॉज है, प्लस में फैमिली हिस्ट्री। जब अब मर्दों की बात करते हैं तो उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर पेरेंट्स को उनको मसला है, उनके वालिद साहब को मिसाल के तौर पे इशू है सेम हेयर फॉल का, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग में भी ये मसला होगा। उसके अलावा पुअर डाइट एक मेन कॉज है उसका। अगर आपके न्यूट्रिएंट पूरे नहीं है बॉडी में, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है बॉडी में, उसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। वो एक बहुत ज़रूरी जो है बात है जो कि पता होनी चाहिए सबको। अच्छा, उसके अलावा ये होगा न्यूट्रिशनल, और स्ट्रेस लेवल जो है वो भी बहुत अफेक्ट करता है। आपका जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस लोड है, फिज़िकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हेयर फॉल होता है। सही। अच्छा, अब आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, तो देखें हेयर ट्रांसप्लांट आजकल आपने देखा होगा बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो कि प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट उसको कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, उसके कोई इतने एज सच कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जो हम कहें कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट है कि लोगों को सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में। बहुत माइनर से उसमें साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो डाउन टाइम हो गया, साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे सच नहीं है। डे केयर प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, तो उसके लिए बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। बस कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक कंसल्टेशन जो हमारी होती है प्री ट्रांसप्लांट, उसमें हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसमें पेशेंट का वर्कअप होता है, सारी चीज़ें प्रोसीजर के बारे में बताना होता है। आफ्टर केयर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अगर तो जो क्लाइंट है, वी कॉल क्लाइंट, जो हमारे पेशेंट होते हैं, बिकॉज कॉस्मेटिक प्रोसीजर है तो हम पेशेंट नहीं क्लाइंट कहते हैं। तो अगर तो उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो बहुत अच्छी हो फॉर अर्ली 1 वीक या 10 डेज़, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग आते हैं, बहुत नेचुरल लुकिंग आते हैं। तो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक, अच्छा अब हम इस पर मजीद भी बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन बात समझा जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं, इसमें जेनेटिक रीजंस भी हैं और फिर यकीनन हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी होंगे, डाइट से रिलेटेड भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें। मर्दों के तो यहाँ से बाल गायब होने, खवातीन की जी हेयर लाइन यहाँ मांग खाली हो जाती है, और जो है वो प्रेगनेंसीज के बाद मैंने देखा यहाँ या तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं या बिल्कुल ही जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये क्या कॉजेज हैं और इनको कैसे एड्रेस करना है? अच्छा, इसमें वो जैसे डॉक्टर साहब, आई एग्री विद हिम कि बहुत टाइप्स के देखें एलोपेशिया है, लेकिन जो मेल्स में और फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है दैट इज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो आप कह रहे हो कि मांग चौड़ी हो जाना, मांग खाली हो जाना, जिसे हम लेमैन टर्म्स में बोल रहे होते हैं। और दूसरे जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें आपके स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, न्यूट्रिएंट्स आपके आ जाते हैं। जो हमारी फीमेल्स चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं उसमें एक टीलोजन एफ्लूवियम कहलाता है। अब हेयर ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन फेज। हम ये ऑब्वियसली डॉक्टर अगर कोई देख रहा होगा तो लेकिन आप सादा ज़बान में समझाएं क्योंकि आम लोग डॉक्टर्स पर ड्यूटीज पे होंगे। उसमें ये है कि एनाजन एक फेज़ होता है जिसमें हमारा बाल ग्रो कर रहा होता है, एक फेज़ होता है शेडिंग फेज़ होता है जिसमें गिर रहे होते हैं, नेचुरली गिर रहे होते हैं, और एक फेज़ होता है जिसमें बाल रेस्टिंग फेज़ के अंदर होता है। तो ये साइकिल होता है ग्रोथ ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। ये साइकिल बेसिकली